सक्कर से कराची तक आने के लिए वो सफ़र हमारे लिए वबाल जान बन गया। पीपल्स पार्टी को क्या क्या सिंध की उस अवाम मासूम अवाम का ख्याल नहीं आता कि जो भुट्टो के नाम पर उनको वोट देकर हमेशा से मुंतखब करते हैं, शायद वो पूरे सिंध को फिर से 2025 का मुंजदड़ो बनाना चाहते हैं। वो आवाज़ आप लोग इसलिए बुलंद नहीं करते कि आप सबके मफादात बुरे हो जाते हैं और अवाम तो जाए बाढ़ में। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कराची आईडी है, वो इसी शहर के बेटे हैं। उन्होंने जिस तरह से इस शहर को तबाह किया है, वो ये समझते हैं कि वो डिफेंस की चंद गलियों से मेयर मुंतखब हुए हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। सिंध की आवाम के लिए कोई ऐसा काम नजर नहीं आता कि जिसके लिए वो सीना ठोक कर कह सके हाँ कि हमने सिंध की आवाम की तकदीर बदल दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। गुज़िश्ता दिनों किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना हुआ और जब हमने जुमे के रोज़ वापसी के लिए फ़्लाइट को बुक करवाना चाहा, तो पता चला जुम्मा, हफ्ता, इतवार अव्वल तो फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं, सीट्स फुल हैं, लेकिन अगर एक आध अवेलेबल है तो उसकी कीमत जो है टिकट की वन वे इस्लामाबाद से कराची आने की नियर अबाउट 70-75 हज़ार थी। अच्छा, वो तो चलें खुदा ना ख़ास्ता बादल ना ख़ास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो तो इंसान वो भी ले लेता 70-75 हज़ार की। लेकिन उसके बाद मंडे तक कोई सीट अवेलेबल नहीं थी और मंडे के बाद 60-65 हज़ार की और 50 हज़ार की सीट्स चल रही थी। इवन दैट कि उस जहाज़ की भी जो कि अपने जब फ्लाइट में किसी भी किस्म की सहूलियात खाने-पीने की फराहम नहीं करता, वो भी नियर अबाउट 58-60,000 चल रही थी। तो इसी परेशानी के आलम में जब हमने सोचा कोई वे कराची आना भी ज़रूरी था, तो हमने सोचा कि हम बाय रोड कराची आएँ, तो एक बाय रोड कराची आने का फ़ैसला किया गया। एक गाड़ी हायर की गई और कराची की तरफ रखते सफ़र बाँधा। अच्छा, ट्रैवलिंग बहुत की है लेकिन हमेशा से जहाज़ से आना-जाना हुआ। फर्स्ट टाइम जो है बाय रोड आ रहे थे तो अच्छा लग रहा था। जब हम इस्लामाबाद से निकले और इस्लामाबाद से निकलने के बाद हम जो है मतलब मोटरवे पे चल रहे थे, खूबसूरत मनाज़िर थे, साफ-सुथरी कुशादा सड़कें थीं। जो बसें जो चलती हैं वहाँ से पैसेंजर से जो लेकर इंटरसिटी शहर से दूसरे शहर वाली जो बसेज़ होती हैं, वो अपनी एक फर्स्ट लाइन में चल रही थी और कार सेकंड, थर्ड लाइन में कार चल रही थी। बड़े डिसिप्लिन और बड़ा अच्छा एक लग रहा था कि हम बहुत अच्छे एक माहौल में या एक बहुत जिसे कहना चाहिए कि किसी सिविलाइज्ड मुल्क के मोटरवे से हम गुज़र रहे हैं। और वो माशाल्लाह से लाहौर फिर उसके बाद जो है मुल्तान तक हमें यही मंज़र देखने को मिला। लेकिन जब मुल्तान के बाद हम सक्कर में एंटर हुए हैं, सक्कर में एंटर होते ही हमारी दुनिया बदल गई। सक्कर में जब हम एंटर हुए तो उसके बाद से जो सूरत-ए-हाल नज़र आई, तो मुझे सिवाय ये कि किससे शिकवा करें और किससे दाद रसी चाहें, ये जुमला कहने को दिल चाहा क्योंकि सक्कर में एंटर होने के बाद ही वन ट्रैक पर जो है आपकी ये हाईवे जो बनी हुई थी, उस पर आपकी लोडेड गाड़ियाँ भी चल रही थी, बसेज़ भी चल रही थी, कारें भी चल रही थी, चिंची रिक्शे भी चल रहे थे, मोटरसाइकिल्स भी चल रही थी। मतलब जो सफ़र हमने चंद घंटों में समझ लें कि इस्लामाबाद से मुल्तान तक तय किया था, फिर वो सक्कर से कराची तक आने के लिए वो सफ़र हमारे लिए वबाल जान बन गया। और उस सफ़र में हमें जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आज मैं बात करूँगी इस बात पर कि जब मुझे दुःख हुआ कि हम हमारा सूबा जिस पर एक पार्टी की हुक्मरानी गुज़िश्ता 15 साल से, 20 साल से होने को आ रहा है उस हुक्मरानी को और मुतलक़ नान हुक्मरानी है, कोई उनसे बाज़-परस करने वाला नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन इन हुक्मरानों को जो वज़ारतों की सीट पे बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, जब वो अपने हाँ, मुराद अली शाह साहब से याद आया कि मुराद अली शाह साहब ने जामशोरों से दादू तक अपने गाँव जाने वाला एक बहुत ज़बरदस्त डबल ट्रैक बना दिया है जिस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना फ्लो नहीं होता और वहाँ से जो है मोस्टली कार्स और ये गुज़रती हैं, तो उन्होंने अपनी सहूलत अपने आप को सहूलत बाहम तो उन्होंने पहुँचा दी। जामशोरों से क्योंकि जो ड्राइवर वो एक्सपर्ट था मुख्तलिफ मतलब वो ट्रैवलिंग करता था कराची इस्लामाबाद, तो उसने कहा कि मैम अगर हम यहाँ से सीधा जो है हैदराबाद की तरफ निकलेंगे वो निकलेंगे तो हमें बार-बार ये ट्रैफिक जैम मिलेगा, रश मिलेगा। उसकी वज़ह से हमें मज़ीद देर हो सकती है, तो उसने एक शॉर्टकट बीच में से निकाल कर जब उस रोड पर लेकर आया, तो ये फिर नज़र आया और समझ आया कि अगर काम करना चाहें आप अवाम के लिए, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन काम सिर्फ़ अगर आप अपने लिए करना चाहें और अवाम के लिए नहीं, तो आपके पास बहुत सारी तावीरें और बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं।
हुकूमत के साथ शीरो-शकर होने वाली पीपल्स पार्टी को क्या सिंध की उस मासूम अवाम का ख़्याल नहीं आता कि जो भुट्टो के नाम पर उनको वोट देकर हमेशा से मुंतखब करते हैं, और उसके बावजूद जो है, जो उसके वज़रा जो हैं और वो पार्लियामेंटेरियंस जो है, वो दिन-ब-दिन अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का सिंध का जो एक बासी है, जो एक सिंध का रहने वाला शहरी है, वो दिन-ब-दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और इतनी हवलनाक सूरत-ए-हाल अब नज़र आती है, मैं ये समझती हूँ कि अगर इलेक्शंस होते हैं, तो मैं नहीं समझती कि शायद अब पीपल्स पार्टी को मुंतखब करे ये सिंध की अवाम, क्योंकि सिंध की अवाम की दाद रसी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आती। मैं तो सिर्फ़ अपनी कराची की बदहाली पे ही रोती थी कि कराची में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कराची में तामीराती और मतलब कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे, कराची की सड़कें बदहाल हैं, कराची के रोड बदहाल हैं, मैनुअल वो ढक्कन नहीं है, और जिसे कहते हैं कि एक तबाही मुझे कराची में चारों तरफ नज़र आती है। लेकिन जब मैंने ये सफ़र किया तो मुझे दुःख और अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जो पार्लियामेंट में वज़रा बैठे हुए, वो उन्हीं इलाकों से मुंतखब होकर आए हैं। आज जो वज़ारतों के जो मज़े ले रहे हैं, हम बहुत से ऐसे वज़रा को जानते हैं, जब वो पहली दफ़ा असेंबली में आए थे, तो उनका क्या बैंक बैलेंस था और उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड था और उनके पास क्या कुछ था। लेकिन गुज़िश्ता 10-15 सालों में उन वज़रा का लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है, उनके बच्चों का लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है, उनके खानदान का हो चुका है, उनके दोस्त अहबाब का हो चुका है, लाइफ़स्टाइल तब्दील हो चुका है। लेकिन नहीं हुआ तो उस शख्स का जिसने उनको वोट दिया था, उस अवाम का जो मुंतखब करके उनको असेंबलियों में लेकर आए थे। आज जिस तरह से सिंध की जो दिगरगों सूरत-ए-हाल है, उस सूरत-ए-हाल को देखकर ये कहना है कि जब मैं मजबूर हो गई हूँ कि गो के मुंजदाड़ों की तहज़ीब जो है वो हमारे सिंध में है और लाड़काना में है, जहाँ से जिसके नाम का लाड़काना में मदफ़ून उन शोहदा के नाम पर जो ये सियासतदान मज़े कर रहे हैं, उन मुंजदाड़ो भी वहीं पर वाक़ है, और उसको मुंजदाड़ो से लोगों को इतनी मोहब्बत है कि शायद वो पूरे सिंध को फिर से 2025 का मुंजदड़ो बनाना चाहते हैं। और लेकिन मुंजदड़ो फिर भी एक सिविलाइज़्ड तहज़ीब थी, और बहुत उनका वेल मैनेज्ड उनके सिस्टम थे सारे, वो शहर जो है बड़े अच्छे तरीके से वो आप उसकी आप वाक़यात भी देखिए तो वहाँ पर हर चीज़ जब उस ज़माने में इसलिए सिस्टम से थी, लेकिन सिंध के हुक्मरानों ने सिंध के साथ जो ज़ुल्म किया है, ये नाक़ाबिले माफ़ी, मैं ये कहूँगी कि नाक़ाबिले माफ़ी है। हम यहाँ पे कराची में बैठने वाले ये सब समझते हैं कि शायद कराची के साथ कोई दुश्मनी निकाली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ कराची के साथ दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं, ये अपने उन वोटर्स की भी हक़ तलफ़ी कर रहे हैं, जिन वोटर्स ने मुंतख़ब करके इनको यहाँ पर भेजा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज़रदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब जब इन इलाकों से गुज़रते हैं, या ये तमाम वज़रा या वज़ीर आला सिंध इन इलाकों से गुज़रते हैं, और उसके बाद जब इन इलाकों को क्रॉस करके वो पंजाब में दाखिल होते हैं, तो क्या उनको वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आती सिंध और पंजाब की तरक्की में, सिंध और पंजाब की स्टेबिलिटी में? आप जब ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है पाकिस्तान का कराची से इकट्ठा होकर जाता है। जब वो रेवेन्यू इकट्ठा होकर कराची से जाता है, तो कराची के हक़ के लिए, ये सूबे सिंध के हक़ के लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं बुलंद नहीं करते? वो आवाज़ आप लोग इसलिए बुलंद नहीं करते कि आप सबके मफादात पूरे हो जाते हैं और अवाम तो जाए भाड़ में। और यही सूरत-ए-हाल है कि हम सिंध के ख़ास तौर पे, पर्टिकुलरली मैं सिंध के लिए बात कर रही हूँ। सिंध की अवाम जो है, सिंध के लोग जो हैं, एक अपनी मुर्दा कौम हो चुके हैं। अभी तक वो सिर्फ़ नारेबाज़ी में ही ज़िंदा है कि और ब ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है और इसी के नाम पर वोट देते रहेंगे। उन्होंने भुट्टो को तो ज़िंदा रखा हुआ है, लेकिन सिंध की अवाम को भूख और अफ़लास में मार दिया है। मेरे साथ जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, वो भी बूढ़ों से ताल्लुक़ रखता था। उसकी जो कहानी सुनी, जो उसके क्योंकि एक तवील सफ़र था, तो उसकी जो फ़ैमिली की मुश्किलात सुनी, उसकी जो कहानियाँ सुनी, तो सिर्फ़ हम कफ़े अफ़सोस मिलने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। हम इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम इस सिलसिले में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इसलिए मैं आज इस पर बात करना पसंद करूँगी कि सिंध के हुक्मरान छोड़ दें बाकी सारी चीज़ों को, तमाम वज़रा बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन वो वज़रा जहाँ से मुंतख़ब कर कर आए हैं, कम से कम अपने उस इलाके के लोगों की तो किस्मत को तब्दील कर दें। उस इलाके के लोगों के लिए तो कुछ सहूलियातें वहाँ पहुँचा दें। आप अगर आज सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का आप जब दौरा करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ की अवाम आज भी 2025 में भी ना उनको साफ़ पानी मैसर है और ना उनको साबित सड़कें मैसर हैं। साबित सड़कें तो कराची में भी नहीं, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ये जो मेयर कराची बने हैं और जिस तरह से उनको मेयर कराची बनाया गया मुर्तज़ा वाब को, उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ काम जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उस मुराद अली शाह साहब के जूते साफ़ करना है। कराची की सफाई उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कराची की सफाई करने से उनकी सीट मज़बूत नहीं होगी। तो वो सिर्फ़ सीएम साहब की खुशामद और बिलावल साहब की खुशामद में लगे रहते हैं। हमने ये सोचा था कि एक नौजवान पढ़ा-लिखा जो है वो रहनुमा कराची की लगाम उसके हाथ में दी जाएगी और
کراچی کی تعمیر و ترقی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ مرتضی وہاب صاحب جو ہے کراچی آئیڈیا ہے، وہ اسی شہر کے بیٹے ہیں، انہوں نے جس طرح سے اس شہر کو تباہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیفینس کی چند گلیوں سے میئر منتخب ہوئے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ سڑکوں کو جو ہے ڈیفینس اور کلفٹن کی اور کچھ علاقوں کی کچھ سڑکوں کو ماڈل سڑکیں تو بنا دیا ہے، ان کو بڑے ماڈل اسٹریٹس تو بنا دیا ہے، لیکن باقی کراچی کو جو حال تباہ حال انہوں نے کیا ہے، اس کو وہ مطلب وہ بیان کے قابل بھی نہیں ہے کہ آپ بیان کیا کریں گے۔ مجھ سے میرے دوست جو تھے اسلام آباد کے، لاہور کے، یہ لوگ مجھے بات کرتے تھے، مجھ سے کمپیریزن کرتے تھے اس کا، کیا بس پنجاب کی حدود کراس کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سندھ میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو میں صرف یہ سمجھتی تھی کہ ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ صرف اریٹیٹ کرنے کے لیے یا ہمیں ٹونٹ کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ جب دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے پنجاب کی حدود ختم ہوئی اور سندھ کی حدود شروع ہوئی ہے، تو ایک ویرانی، ایک کہنا چاہیے کہ ایک بدحالی، بدتری، ابتری جسے کہتے ہیں، اتنی ورس صورتحال تھی سندھ کی کہ دل جو ہے صرف خون کے آنسو روتا رہا کہ یہ میرا وہ سندھ ہے جس کی حکمرانی ہمارے پاس ایک ہی پارٹی کے پاس 15 سے 20 سال تک ہے۔ اگر یہ ہو کہ 2 3 پارٹیاں آتی رہی ہیں، اب کبھی ایک پارٹی آتی کبھی دوسری پارٹی آتی تو کام نہیں ہو پاتا۔ جب ایک ہی پارٹی مستقل حکمرانی پہ رہی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی پالیسیاں نہ بنائی ہو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپوں کے جو ہیں وہ آپ اشتہارات چلا کر اور اپنی کارکردگی کو دکھا کر کہ ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور آپ عوام کو اس سے بیوقوف بنا دیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ عوام اب بیوقوف نہیں بنے گی۔ اگر پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے اپنی ساکھ بحال کرنی ہے، کیونکہ صرف ایک آدھ شخص سے نہیں، ہم سندھ کے مختلف لوگوں سے جب میں نے اس کے بعد بات کی، ایک عام آدمی سے جب بھی میں نے بات کی، تو اس نے جس طرح سے جن الفاظوں میں ان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ذکر کیا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر ایک لاوا بن رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے انتخابات جو ہیں مینیج کیے جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جیتے ہوئے لوگ ہار جاتے ہیں اور ہارے ہوئے لوگ جیت جاتے ہیں، لیکن اگر واقعتاً شفاف الیکشن ہوئے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن پیپلز پارٹی کی صفائی کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پر آپ کو کوئی بھی ایسا عوام دوست کام نظر نہیں آتا، سندھ کی عوام کے لیے کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا کہ جس کے لیے وہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکیں ہاں کہ ہم نے سندھ کی عوام کی تقدیر بدل دی۔ میں ذاتی طور پر میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ میں ذاتی طور پر بطور پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کو بے انتہا پسند کرتی ہوں، جسٹ بیکاز کہ پیپلز پارٹی میں واحد پولیٹیکل پارٹی جس میں سیاسی شعور رکھنے والے پرانے اور زیرک سیاستدان موجود ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں سکر سے میں گزر رہی تھی تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ خورشید شاہ صاحب گزشتہ کئی برسوں سے جو اس نیشنل اسمبلی کا حصہ رہے ہیں اور وزیر کے عہدے پہ بھی رہے، ناصر شاہ صاحب وہاں سے ہیں اور دیگر لوگ ہیں، روڑی سے جو ہیں، سکر سے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگوں نے تو ایم این اے ہونے کے بعد اسلام آبادوں پہ گھر خرید لیے ہیں، کراچی میں پوش علاقے میں آپ کے گھر ہیں، آپ کو نہیں تکلیف کا اور اس درد کا اندازہ جو سندھ کی عوام اب سہ رہی ہے۔ تو اگر سندھ کی عوام ابھی اگر نہیں اٹھی اپنے حق کے لیے تو یہ سمجھ لے کہ پہلے آپ جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں کے غلام تھے اور اب آپ سندھ حکومت کے غلام ہیں۔ اگر اب بھی آپ اپنی آواز کے لیے نہیں اٹھے، اب بھی وقت ہے کہ آپ لوگ اپنی آواز اور اپنے حق کے لیے اٹھے۔ آپ یہ قومیت اور تعصب پرستی کی، ہمیں محبت ہے سندھ کے کلچر سے، کوئی بھی اس کے کلچر سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے کلچر کو نافذ کرنے کے لیے اس شہر کو آپ ماڈل، اس صوبے کو آپ ماڈل تو بنائیے نا، جس میں آپ اپنے کلچر کو جو ہے وہ ہائی لائٹ انہینس کر سکیں اور ہائی لائٹ کر سکیں۔ یہ صرف اور صرف عوامی نفسیات سے کھیلنے کے ڈرامے ہیں اور عوام کو پیچھے لگا دیے، لسانیت کے تعصب میں عوام کو پیچھے لگا دیں آپ، اور آپ جو ہے نا اجرک اور ٹوپی کا ڈرامہ کریں۔ اب یہ ڈرامے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ کا نوجوان بھی اب لگتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور اس کے اندر بھی اب شعور آ چکا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اب بھی شعور نہیں آیا تو وہ ان کے باپ اور دادا اور پردادا جس طرح سے سرداروں اور وڈیروں کے غلام رہے تھے، تو اب آپ کے باپ اور آپ کے بچے بھی اسی طرح سے اس نااہل حکومت کے غلام رہیں گے۔ اس لیے اٹھیے، اپنی آواز کے لیے اور اپنے حق کے لیے اٹھیے، اور میری سندھ حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ براہ مہربانی خدا را سندھ کے عوام پر رحم کیجیے، انہیں سہولیات فراہم پہنچائیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، شکریہ۔